हेलो दोस्तों, आप सब स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया था सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से वर्ष 2013 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 28 जुलाई 2013 को यह प्रश्न पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बना लेने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए 2013 वर्ष 2013 में जो सीटेट परीक्षा हुआ था पेपर 1 की, जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी के जो प्रश्न पूछे गए थे, वो सही प्रश्न को हम आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था सीडीपी से, वो सही प्रश्न को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आपको 28 जुलाई 2013 में पूछा गया है। सीटेट पेपर 1 का सीडीपी है, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी का पहला प्रश्न है आपके सामने। आप जानते हैं कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र से सीडीपी जो होती है, यह 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट पेपर 1 में। तो ये जो 30 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, ये सभी 30 प्रश्न आपको आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, तो यह आपका अंतर करना, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना की विश्लेषण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्या? आपका अंतर करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, राजेश अति लोलू पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतने ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डांस के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ठीक है, तो एक तरीका कौन सा तरीका गलत होगा? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ठीक है, तो बताएंगे आप। तो यह होगा इसकी भाषा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यह भाषा विकास में सहयोग करने का तरीका गलत होता है। ठीक है, उसकी भाषा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना जो है, यह भाषा विकास में सहयोग करने का क्या है? तरीका गलत होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डांस को योग बनाती है। ठीक है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डांस को योग बनाती है, बताएंगे। तो शिक्षक जो है ये आपका विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, ठीक है, यह जो है शिक्षक जो है यह इसके योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों को शिक्षक के बारे में अस्पष्टता जो है ना, यह शिक्षक जो है इसके योग्य बनाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन को चुनना है। तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो सत्यवाद को चुनना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण क्या है बताएंगे। तो समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कहता है कि एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो यह होगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, क्षेत्ररक्षण सुधारने में सर्वाधिक सहायक होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिक्षेप के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति में अनेक परिक्षेप विकसित करेंगे। तो ये होगा आपका आत्मसात। ठीक है, आत्मसात ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है, तो अनुकूलित कर लिया। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलित। अब यहाँ आपके सामने अगला प्रश्न है, दिया हुआ प्रश्न है डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्ष को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो यह होगा आपका संदर्भगत। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। कौन सा हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है यह डैश पर बल देता है, बताएंगे? तो ये बोल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि थ फ च ध्वनियाँ हैं, तो ये आपका स्वनिम है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वनिम। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या कराना चाहिए? एक शिक्षक को लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, बताएंगे? तो यह जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? व्यक्ति के शिक्षार्थियों की विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ये नहीं होगा। व्यक्ति की शिक्षाओं के मध्य खाई को कम करने के लिए, नहीं होगा। शिक्षार्थियों की निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो इसका और आंसर राइट 3 आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों की निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ठीक है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्ति की भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों की निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? शिक्षार्थी के व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है डैश पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है यह आपका सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर ध्यान आपका देता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन। तो विद्यालय आधारित आकलन जो होता है ये इसका राइट आंसर क्या होगा? सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। स्वाभाविक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है विद्यालय आधारित आकलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता जो है थायनाइड का तत्परता नियम की ओर संकेत करती है। ठीक है, सीखने की तत्परता जो किसकी ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन 1 में थायनाइड का तत्परता का नियम शिक्षार्थियों के समान योग्यताओं पर सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर, और ये होगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर यह क्या करते हैं? आपका संकेत करती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांगता है कक्षा में, तो शिक्षिका को यह कहना चाहिए बच्चे के लिए कि जो शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं वो कक्षा में ही कोई अपना वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे को कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारक अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न दिया हुआ है एक समावेशी विद्यालय। तो एक समावेशी विद्यालय जो होता है यह शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को जो है इसके लिए जो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है डैश के कारक प्रतिभाशालिता होती है। तो यह हो जाए आपका आनुवांशिक रचना और मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण जो है ना प्रतिभाशालिता होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 का संयोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है? तो यह होगा आपका कि शिक्षार्थियों की ओर छोड़ देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है गति कौशलों में अधिगम निरोगता डैश कहलाती है। तो डिस्प्लेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्लेक्सिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है अधिगम निरोगता जो है यह क्या करता है? तो समुचित निवेश के साथ सुधार योग नहीं होती है। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो यहाँ ऑप्शन इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम निरोगता एक चर अवस्था है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणामों की आशा करना। ठीक है, परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा परिणामों की आशा करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताएंगे? एक शिक्षक को
ऑप्शन एक है कि व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार पर उपलब्ध करा ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर मूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। ये गलत है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता का माप के रूप में लेनी चाहिए। ये भी गलत है। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करे तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें कर देना चाहिए, ठीक है, उसको बीच में बाधा नहीं डालना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को अधिगम के लिए छूट देना चाहिए, बच्चे को अपने से सीखने देना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा में भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, तो इसका मुख्य कारण शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका सीटेट पेपर 1 जो कि 2013 में पूछा गया प्रश्न था सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, वो सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन पढ़ लेने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वर्ष की जो वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।